हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को पता है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है? क्या स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि फोटोन मतलब लाइट अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को दे सकती है? क्या स्टूडेंट्स आपको पता है कि फोटोन अपनी काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है? ये ठीक उसी प्रकार से जैसे दो पार्टिकल्स जब टकराते हैं तो एक पार्टिकल अपना मोमेंटम दूसरे पार्टिकल को देता है कोलिजन पर। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं और एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। ठीक है, कम्पटन स्कैटरिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको ये बात समझनी है कि ऐसा कैसे होता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कम्पटन स्कैटरिंग एंड इट्स क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। द थिंग्स आर वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू फॉलो मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। स्टूडेंट्स ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, वी विल कम टू ए ब्लैंक पेज फर्स्ट ऑफ ऑल so that I can write few things for you. Let me open something here. Okay, fine. Yeah, fine. So students, let me check the pen. Yeah, pen is working. Okay. So students, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है. So what is the meaning of scattering? स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग का मतलब होता है डिफ्लेक्शन। अगर मैं लाइट की स्कैटरिंग की बात करूँ तो स्कैटरिंग का मतलब होता है डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का डिफ्लेक्शन होना, लाइट का डिफ्लेक्ट हो जाना। मान लीजिए कि सामने से अगर लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पर टारगेट है, अगर लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है तो हम कहेंगे लाइट स्कैटर हो गई। तो यहाँ जो एंगल बनता है उसे कहते हैं स्कैटरिंग एंगल थीटा। ओके, दैट इज कॉल्ड द स्कैटरिंग एंगल थीटा। और स्टूडेंट्स, कम्पटन इफेक्ट में एक्चुअली में क्या होता है, कम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो ये एनर्जी होता है फोटोन का। जब ये स्कैटर होता है ना तो इसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ ही जाता है क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो वेवलेंथ शिफ्ट होता है, ठीक है, ये ना सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ स्कैटर पर डिपेंड करता है। ठीक है, टारगेट के नेचर पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं कम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड द कम्पटन इफेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो इनसाइड द कंटेंट एंड लेट्स सी व्हाट इज स्कैटरिंग एंड द अदर थिंग्स। स्टूडेंट्स, पीडीएफ की चिंता आप लोगों को नहीं करना है। जो पीडीएफ है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये इंसिडेंट बीम है, ठीक है, और ये है आपकी स्कैटर्ड बीम। टारगेट से बीम टकराती है और ये स्कैटर हो जाती है। स्कैटर होने पर जो एंगल बनता है ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ वो बनता है थीटा। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग दो टाइप्स की होती हैं जैसे कि आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग में जो स्कैटरिंग एंगल होता है वो 0 होता है, और जो बैकवर्ड स्कैटरिंग होती है उसमें जो एंगल होता है ना वो 180 डिग्री होता है। इसको बैकवर्ड स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी बैकवर्ड स्कैटरिंग। इसमें इंसिडेंट बीम पूरी तरह से पीछे की तरफ लौट जाती है। ठीक है, और फॉरवर्ड स्कैटरिंग में एंगल स्कैटरिंग एंगल 0 होता है। ठीक है, अभी हम कम्पटन इफेक्ट के बारे में बताएंगे कि क्या होता है। सो प्लीज वेट। ओके, ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स गो कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, स्कैटरिंग एट लो वेव्स। ठीक है, स्कैटरिंग एट लो वेव्स, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप सामने से लाइट इंसिडेंट करते हो, ठीक है, टारगेट से टकराती है और ये स्कैटर हो जाती है। ठीक है, यही आप जानते हो ना। तो स्टूडेंट्स, अगर ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है अगर टारगेट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से काफ़ी कम है, इफ दैट इज क्वाइट लेस देन, वेरी लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द टारगेट, ये टारगेट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो उस केस में आपको जो स्कैटरिंग मिलती है, उस केस में जो स्कैटरिंग होती है उसे कहते हैं रेलिक स्कैटरिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी रेलिक स्कैटरिंग। ठीक है,
और इस केस में होता क्या है, व्हाट हैपन्स इन दिस केस, रेले स्कैटरिंग में क्या होता है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन होता है उसकी जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होती है वो ओरिजिनल इंसिडेंट, तो यहाँ जो वेवलेंथ स्कैटर हो गया, तो यहाँ जो फोटोन्स स्कैटर होते हैं तो उसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ सेम होती है, ठीक है, दे हैव द सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज आर सेम। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू अनदर पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट विच वी आर हैविंग राइट नाउ हियर, वेट फॉर अ व्हाइल। सेकेंड केस आप लोगों को सिर्फ वही देखना है स्टूडेंट्स जिससे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने पहले भी बता दिया है। स्टूडेंट्स अगर स्कैटर्ड, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर देखिए अगर यहाँ से लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, इंसिडेंट वेव आ रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी या इसका वेवलेंथ आप जो भी बोलें, ठीक है, hc/λ या h न्यू, ठीक है, और ये टारगेट है जिसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट है। अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रिक्वेंसी टारगेट की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के लगभग बराबर है, ठीक है, लगभग बराबर है, तो इस केस में हम लोगों को एक्चुअली में रिजोनेंट स्कैटरिंग मिलती है। मतलब इस केस में भी एक्चुअली में होता वही है कि अगर टारगेट जो है से टकराने के बाद जो रेडिएशन होता है वो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसे हम स्कैटरिंग कहते हैं। बट जो स्कैटर्ड जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सेम होती है, ठीक है, स्टिल दैट इज सेम hc/λ, बट स्कैटरिंग हुई है। अब डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, सो आई विल जस्ट बी टेलिंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो इसे कहते हैं डिसोनेंट स्कैटरिंग, ठीक है। थर्ड केस आता है ये वाला जो आप यहाँ देख रहे हैं। अगर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर इंसिडेंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर इंसिडेंट फोटोन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी टारगेट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है मगर इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से कम है, तो आपको जो स्कैटरिंग मिलती है उसे हम कहते हैं थॉमसन स्कैटरिंग, ठीक है। थॉमसन स्कैटरिंग में भी देखा गया कि जो इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ थी या जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, टारगेट से टकराने के बाद, ठीक है, जो फोटोन था उसकी भी वेवलेंथ वही थी और उसकी भी फ्रीक्वेंसी वही थी, ठीक है, मगर, ठीक है, इस रेंज में जब स्कैटरिंग होती है तो हम इसे कहते हैं थॉमसन स्कैटरिंग, ठीक है, वी कॉल इट थॉमसन स्कैटरिंग। देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ ऑफ इट, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझना है तो आपको उसके पहले एक और चीज़ समझनी होगी जिसे हम कहते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, क्या होता है, देखिए, अगर ये टारगेट है, ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ से आएगा तो स्कैटर होगा, ठीक है, यहाँ से टकराएगा तो स्कैटर होगा। कुल मिलाकर अगर आप इसके डायरेक्शन में ऐसे लाइंस खींच दें और अगर आप यहाँ से एक एरिया देखें, ये ऐसा एरिया, अगर कोई भी टारगेट इस एरिया से निकलता है तो वो इससे जाने पर टकराएगा तो स्कैटर होगा, तो इसको कहते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्लासिकल टोटल, अगर ये स्फीयर है आपका टारगेट, इसका रेडियस r है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन, क्लासिकल टोटल क्रॉस सेक्शन जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है, मतलब आपके सर्किल के एरिया के बराबर, ठीक है। एक्चुअली में आपका जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है फिजिकली, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो आपका ये टोटल क्रॉस सेक्शन है वो ये बताता है, ठीक है, इट इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द टारगेट। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा दरवाजा बंद कर देता हूँ, ठीक है, वेट फॉर अ So I'm back students, okay, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपका जो टोटल क्रॉस सेक्शन है उसका मतलब क्या होता है बता देता हूँ, देखिए, ओके, यहाँ देखिए स्टूडेंट, देखिए, अगर आपके पास दो अलग अलग टोटल क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए आपके पास दो टारगेट्स हैं, सपोज दैट यू हैव दिस टारगेट एंड यू हैव दिस टारगेट, वन सेकेंड, सपोज दैट आपके पास एक टारगेट ये है, एक टारगेट ये है। देखिए स्टूडेंट्स, जिस भी टारगेट का टोटल क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेडिएशन को स्कैटर कर सकता है, ठीक है, दैट कैन स्कैटर मोर रेडिएशन।
अगर किसी टारगेट का टोटल क्रॉस सेक्शन कम है तो वो कम रेडिएशन को स्कैटर करेगा। सो आप यहाँ समझ सकते हैं, दिस डेफिनेशन इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन बाय द टारगेट। ठीक है, यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन भी वैसा ही है। ठीक है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या है, जब आप एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल में देखते हैं, देखिए दैट इज अ टोटल क्रॉस सेक्शन। अगर आप देखिए अगर ये टारगेट है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एक सॉलिड एंगल ड्रॉ करें लाइक दिस वन, तो इंसिडेंट रेडिएशन जो आता है वो सॉलिड एंगल के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है, मतलब आपका जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट्स, उसका मतलब यहाँ पर ये होता है, उसका मतलब ये है कि एक सॉलिड एंगल से कितना ज़्यादा रेडिएशन पास होता है। तो अगर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि पर यूनिट सॉलिड एंगल से ज़्यादा रेडिएशन स्कैटर हो रहा है। ठीक है, एक पर यूनिट सॉलिड एंगल से ज़्यादा रेडिएशन रेडिएट हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। और अगर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कम है तो मतलब यूनिट सॉलिड एंगल से, ठीक है, कम रेडिएशन स्कैटर हो रहा है। ठीक है, अगर देखो अगर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो टोटल क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को, फिजिकल मीनिंग। ठीक है, नाउ लेट्स गो फर्दर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस। देखिए मैंने आप लोगों को रेले की स्कैटरिंग बताया था। रेले की स्कैटरिंग मैंने बताया था कि वो तब होता है जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी टारगेट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होती है। ठीक है, तो आपको रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है तो रिजोनेंट मिलती है, और जब ये फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो आपको थॉम्सन स्कैटरिंग मिलती है। अब रेले स्कैटरिंग, रिजोनेंट स्कैटरिंग और थॉम्सन स्कैटरिंग में एक्चुअली में डिफरेंस ये है कि आप लोगों को, ठीक है, रिजोनेंट स्कैटरिंग में जो टोटल क्रॉस सेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, रेले की स्कैटरिंग में अगर आप देखेंगे जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है ना, और हम फिर एक समय तक इंक्रीज होता है। तो रिजोनेंट इस कंडीशन में, इसको रिजोनेंट स्कैटरिंग क्यों कहते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जहाँ टोटल क्रॉस सेक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेता है, उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, और कुछ समय के बाद कांस्टेंट हो जाता है, तो ये होता है। ठीक है, सो दिस व्हाट विच एक्चुअली हैपेंस। तो आप लोगों को रेले की स्कैटरिंग, रिजोनेंट स्कैटरिंग और थॉम्सन स्कैटरिंग जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है स्कैटरिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी। हम इसी की स्टडी करना चाहते थे, वी वांटेड टू स्टडी दिस थिंग। अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है तो उस केस में, देन इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, आप लोग इनको लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, कि यहाँ पास ये लिखा है, यहाँ पास नहीं लिखा है, हम अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उस केस में जो स्कैटरिंग होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, समझ में आया। अगर आपकी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा आती है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो लाइट है वो स्कैटर होगा, बट इस समय जो स्कैटरिंग होती है हम उसे कहते हैं कम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी कम्पटन स्कैटरिंग। अब देखिए ये है आपका फोटोन जो आ रहा है, ठीक है, ये है टारगेट, ठीक है, और टकरा के ये स्कैटर हो रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है कि अगर आप इस वेवलेंथ के बीच में और इस वेवलेंथ के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कम्पटन शिफ्ट इन द वेवलेंथ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी कम्पटन शिफ्ट इन द वेवलेंथ। मैं जिन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों को उन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब कम्पटन देखिए मैं बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कम्पटन स्कैटरिंग के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो बनाया गया है। ठीक है, सो आई विल जस्ट बी एक्सप्लेनिंग यू दिस। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि हमें एक्सरे की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि कम्पटन स्कैटरिंग में हम हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब हाईली एनर्जेटिक। तो ये एक्सरे का डिस्चार्ज ट्यूब है जिसकी मदद से हम एक्सरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज एक्सरे ट्यूब।
तो यहाँ से एक्सरे निकलती है। आप लोगों को पता है ना एक्सरे का जनरेशन कैसे होता है। जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एक हैवी मेटल से टकराते हैं तो एक्सरेज क्रिएट होते हैं, है ना, यू नो दैट ना। अभी मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। एनर्जेटिक फोटॉन्स अगर हैवी एलिमेंट से टकराते हैं तो वहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं और फिर उनकी जगह पर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है, सॉरी हाई फ्रिक्वेंसी फोटॉन्स बाहर निकलते हैं। ये जो फोटॉन्स आते हैं एक्सरे के, इन्हें कॉलिमेट किया जाता है और उन्हें एक क्रिस्टल से मतलब टारगेट से टकरा दिया जाता है, और जब ये टारगेट से टकराता है तो यहाँ पर स्कैटरिंग होती है, ठीक है। सो देयर इज ए स्कैटरिंग। तो यहाँ से आने वाला जो रेडिएशन होता है उसकी वेवलेंथ लैम्डा हो गई, और यहाँ जो स्कैटर हो रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा हो गई। तो हम इसे कहते हैं कम्पटन शिफ्ट, ठीक है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल क्या है, दैट इज जस्ट द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, आगे चलता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स बाय कम्प्यूटर। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ था, ठीक है, देखिए व्हाट वाज द एक्चुअल फिनोमेना। हम जब हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन को इलेक्ट्रॉन पर जब इंसिडेंट करते हैं तो फोटोन क्या हो जाता है, स्कैटर होता है और इलेक्ट्रॉन रिक्वाइर हो जाता है एक दूसरी डायरेक्शन में। और ये जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की वो सिर्फ एंगल थीटा पे डिपेंड करती है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल थीटा एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द स्कैटरर, ठीक है। अब इस बात को थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर इस बात को थ्योरेटिकली प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे कि ऐसा होता है। तो इसके लिए कम्पटन ने क्या किया, कुछ एजम्पशंस लिए, मतलब एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया और बोला कि ऐसा होता होगा, ठीक है। तो ये जो इन्होंने जो लिया था वो मतलब इनके बेस में उन्होंने जो सॉल्व किया वो सही था, ठीक है। इसका मतलब इनका जो मॉडल है वो करेक्ट मॉडल है। तो दैट इज द करेक्ट पिक्चर ऑफ द फोटोन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। नाउ हैव अ लुक हियर एट दिस पॉइंट। तो फोटोन ने क्या किया, सॉरी कम्पटन ने क्या किया स्टूडेंट्स, देखिए कम्पटन ने ये बोला, सबसे पहली बात तो उसने ये बोली कि जो फोटोन्स होते हैं, ठीक है, वो जो लाइट होती है वो फोटोन्स के रूप में ट्रैवल करती है। मतलब प्लैंक ने कम्पटन ने प्लैंक का जो आइडिया था, ठीक है, प्लैंक का जो आइडिया था और आइंस्टीन का जो आइडिया था फोटोन वाला, उसको यूज़ किया, ठीक है। मैं आप लोग को फिर से बोल देता हूँ, कम्पटन ने फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट यूज़ की, ठीक है। दूसरा कम्पटन ने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, मोमेंटम निकाला। उसने बोला कि अगर E एनर्जी है, इफ E इज द एनर्जी, ठीक है, तो मोमेंटम इतना होना चाहिए। अब ये कैसे पता चल गया, देखिए mc स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी होती है इक्वल टू h नहीं होता है, सभी लोगों को पता है, ठीक है, ओके। अगर पार्टिकल नेचर है तो ऐसा तो होना ही चाहिए। mc को अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा c इक्वल टू h में। तो mc जो है वो मोमेंटम कहलाएगा, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन c 1 सेकेंड, ओके, h न्यू अपॉन c, ठीक है। तो ये है। तो कम्पटन ने क्या किया स्टूडेंट्स, एक तो प्लैंक का लॉ यूज़ किया, ठीक है, और दूसरा मोमेंटम, मतलब पार्टिकल नेचर। मोमेंटम जब भी बोलेंगे तो पार्टिकल नेचर हो जाता है, ठीक है। तो उसने पार्टिकल नेचर भी यूज़ किया, दोनों चीज़ों को उसने यूज़ किया, ओके। अब फर्दर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द स्कैटरिंग, तो कम्पटन ने ये देखा जो स्कैटरिंग है दैट इज लाइक ए कोलिजन, जैसे एक फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कोलिजन होता है। तो ये कम्पटन का बस एक एजम्पशन है अभी करेंटली, ठीक है। बट हम आगे चलकर देखेंगे कि ये सही है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, और हमारे जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं वो मैच कर रहे हैं, ठीक है, दे आर मैचिंग विथ ईच अदर।
तो इसका साफ मतलब ये होता है कि कम्पटन ने जो मॉडल लिया है दैट इज़ द राइट, ठीक है। तो कम्पटन ने बोला कि स्कैटरिंग के टाइम पर एनर्जी कंजर्व हो रही है, ठीक है, एनर्जी इज कंजर्विंग। और दूसरी चीज़ इसने बोली कि दूसरी चीज़ जो कंजर्व हो रही है वो हो रही है मोमेंटम। तो कम्पटन ने दो चीज़ों का कंजर्वेशन को मिला लिया, ठीक है, मोमेंटम का कंजर्वेशन और एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप डायग्राम देख पाएंगे, ये फोटोन आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ, मोमेंटम ये। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पर है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ठीक है, दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होता है कि ये इस तरफ स्कैटर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है, मोमेंटम विल बी समथिंग, ठीक है, ओके ओके, सम एनर्जी इट विल हैव, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखनी है। देखो जो फोटोन आता है उसकी एनर्जी है एच न्यू, इसकी एनर्जी है एच न्यू डैश। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करता है काइनेटिक एनर्जी वो होती है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ठीक है, ध्यान रखना। अब स्टूडेंट्स क्या है कि आगे डेरिवेशन है, ठीक है। तो मैं डेरिवेशन स्किप कर रहा हूँ, डेरिवेशन आप पीडीएफ से पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, यू कैन लर्न द डेरिवेशन फ्रॉम द पीडीएफ। तो स्टूडेंट्स इन्होंने ना दो चीज़ों का कंजर्वेशन यूज़ किया है, एक तो मोमेंटम का कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने यूज़ की हुई है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था और फोटोन मोशन में था, ठीक है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। फिर फोटोन स्कैटर हो गया, तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है, ओके। तो इन्होंने दो लॉज को अप्लाई किया है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया है और दूसरा इन्होंने अप्लाई किया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इन दोनों लॉज को ये लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमें ये मिलता है, वी गेट दिस थिंग, इसे हम कहते हैं कम्पटन शिफ्ट, या आप ऊपर वाला देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड कम्पटन शिफ्ट, ठीक है। अब आप लोग स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि सर ने तो डेरिवेशन स्किप कर दी। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, अगर मैं डेरिवेशन करूंगा ना तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा और मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, है ना। वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है अभी, तो डेरिवेशन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं जो आप लोग के लिए नेट के लिए इंपॉर्टेंट है और नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और डेरिवेशन आप पढ़ सकते हो, अगर डेरिवेशन समझ में ना आए पीडीएफ से तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मेरा नंबर वगैरह ऑलरेडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कम्पटन शिफ्ट। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे स्कैटर्ड फोटोन को, तो स्कैटर्ड फोटोन का अगर आप, ठीक है, वेवलेंथ देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर जो इतनी क्वांटिटी आप अंदर देख रहे हैं इसको यहाँ लिखते हैं, हम कहते हैं कम्पटन वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड दी कम्पटन वेवलेंथ। अगर आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानकर चलते हैं, टारगेट पार्टिकल, तो कम्पटन वेवलेंथ इतनी आती है। आप लोग चाहें तो इसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं। अगर आप देखिए थीटा को 0 करेंगे, ठीक है, तो आप थीटा को 0 पुट करके देख सकते हैं। अगर आप थीटा को 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब उस केस में इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ होगी ना वो बराबर होगी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल। और इस केस में स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वो इंसिडेंट फोटोन के ही बराबर होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। इन दिस केस देयर इज नो कोलिजन ऑकरिंग। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका थीटा 90 डिग्री का होता है, अगर थीटा 90 डिग्री का होगा तो आपका cos 90 0 होता है, तो कम्पटन शिफ्ट जो है वो कम्पटन वेवलेंथ के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और अगर, ठीक है, एंड अगर थीटा 180 डिग्री हो जाता है, मतलब अगर बैकवर्ड स्कैटरिंग होती है, ठीक है, तो cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो इस केस में चेंज इन वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम कम्पटन शिफ्ट, ठीक है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब मैं कुछ आप लोगों को कम्पटन शिफ्ट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ जो भी चीज़ें बताऊँगा वो सभी आपके CSI और नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे CSI और नेट एग्जाम में तो कभी नहीं आता कम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन, बट गेट में आता है, तो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्पटन इफेक्ट इज डोमिनेंट इन स्कैटरिंग
इज डोमिनेंट इन स्कैटरिंग बाय लाइटर एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ठीक है मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन वगैरह हो गए, इनमें जो कम्पटन इफेक्ट है ठीक है वो डोमिनेंट होता है। मतलब हम जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखते हैं वो जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स देखते हैं ठीक है, तो उनमें जो मैचिंग हो रही है वो लाइटर एलिमेंट्स के साथ के केस में ज़्यादा होती है ठीक है। और जो कम्पटन इफेक्ट है, कम्पटन इफेक्ट कहने का मेरा मतलब ये है कम्पटन इफेक्ट का कि कम्पटन इफेक्ट जो डोमिनेंट है इसको कहने का मतलब ये है कि कम्पटन इफेक्ट क्या कहता है। कम्पटन इफेक्ट ये कहता है कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो एंगल पर डिपेंड करती है ना। तो ये एक्चुअली में ना लाइटर एलिमेंट्स के साथ होता है ठीक है। तो लाइटर एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं कि जो स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ है वो सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ जो है ठीक है दैट इज़ हाईली डोमिनेंट, और आप कह सकते हैं ज़्यादा से बहुत अच्छी तरह से लाइटर एलिमेंट्स पर होल्ड करती है। हैवी एलिमेंट्स पर ये होल्ड नहीं करती है क्योंकि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं ना वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है वहाँ पर ठीक है। वहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है ठीक है। तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाता है जिसके कारण कम्पटन इफेक्ट वहाँ डोमिनेंट नहीं होता। कम्पटन इफेक्ट मेनली डोमिनेंट होता है लाइटर एलिमेंट्स पर, हैवी एलिमेंट्स पर डोमिनेंट नहीं होता है ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर हम आ जाते हैं ठीक है। फाइंड इस दूसरे एग्जाम्पल में हमने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी टू द स्कैटर फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ कम्पटन स्कैटरिंग ठीक है। हमें यहाँ क्या निकालना है, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी का रेशियो ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे बताता हूँ। यहाँ देखिए ये आपका कम्पटन शिफ्ट है ठीक है, ये तो आपने पढ़ रखा है अभी, पढ़ाया अभी आपको ठीक है। अगर आप इस पूरे इक्वेशन को लैम्डा से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, इतना मिल जाएगा, देख लीजिए ये विल बी गेटिंग दिस मच ठीक है। अब आप क्या करें, ये जो 1 दिख रहा है इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दें तो ये इतना हो जाएगा ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, देखिए ये जो क्वांटिटी जो हमारा लैम्डा डैश है ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होती है सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू होता है सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। इतना लिख सकते हैं और इतना लिख सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना तो ये आपको रेशियो मिल जाएगा ठीक है। सो यू विल गेट दिस इज द रेशियो ऑफ द इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी टू द स्कैटर्ड फोटोन फ्रीक्वेंसी ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आप अंदर देख रहे हैं ठीक है, ये इंसिडेंट फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन होता है ना ठीक है उसकी एनर्जी है, और ये जो है ना इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है। ये कांस्टेंट कहलाता है जिसे हम कहते हैं अल्फा, विच इज कॉल्ड अल्फा। सो दैट इज द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन रेस्ट एनर्जी ठीक है। तो यहाँ अल्फा पुट कर दीजिए तो यही इक्वेशन जो है वो ऐसा हो जाएगा ठीक है। और इससे स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है वो निकाली जा सकती है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, मैं बता देता हूँ। देखिए अगर थीटा को 0 करते हैं तो आप देखेंगे ठीक है ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, और उस केस में आपको पता चलेगा कि इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड स्कैटरिंग। इसमें स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी की तरह होती है ठीक है। 90 डिग्री पर स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी में कुछ परिवर्तन आता है, और अगर आप देखेंगे 180 डिग्री पर और ज़्यादा परिवर्तन आता है। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा चेंज कब आता है, 180 डिग्री पर ठीक है, व्हेन द स्कैटरिंग इज बैकवर्ड स्कैटरिंग ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव द एग्जांपल नंबर 3। स्टूडेंट्स एग्जांपल 3 के अनुसार है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द फोटोन एंड द एंगल ऑफ रिक्वायर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कम्पटन स्कैटरिंग। देखिए स्टूडेंट्स फोटोन ये होता है, आता है इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, और फोटोन इस डायरेक्शन में स्कैटर होता है और इलेक्ट्रॉन रिक्वाइल होता है। तो यहाँ पर एक एंगल बनता है ये और एक एंगल बनता है ये। तो हमें थीटा और पाई के बीच में रिलेशन चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ठीक है, मैनी टाइम्स ये रिक्वायर्ड है ठीक है। ओके ये हो गया आपका मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट, मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। ओके स्टूडेंट्स यहाँ डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है तो हम डेरिवेशन के अंदर नहीं जाएंगे, आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ, आई विल जस्ट शो यू द लास्ट रिजल्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू ठीक है। सो दिस इज दैट रिजल्ट ठीक है।
ये है रिजल्ट, इसको याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ डेरिवेशन के अंदर नहीं जा रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो याद रखना है आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, यू विल गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट नाउ। देखिए यहाँ देखिए, ये थीटा है स्कैटरिंग एंगल, अगर हम थीटा को जीरो कर दें, मिनिमम कर दें, तो कॉट फाई जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। कॉट जीरो होता है, तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री आती है, मैक्सिमम है ये, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो फाई की वैल्यू कितनी मिली आपको? 90 डिग्री मिली, ठीक है, जब हमने सॉल्व किया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर हम थीटा को 180 डिग्री करते हैं, तो 180 डिग्री अगर थीटा को कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? tan 90 हो जाएगा। और इस केस में आपको, ठीक है, cot फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलती है इनफाइनाइट, और cot फाई अगर इनफाइनाइट है तो फाई की वैल्यू मिलेगी आपको 0। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि जो फाई है, फाई पता है आपको क्या है? मैं बता देता हूँ, ये है आपका फाई और ये है थीटा। स्टूडेंट्स, हमारे कहने का मतलब ये है कि फोटोन की कुछ भी एनर्जी हो, वट एवर द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, फोटोन की कुछ भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा स्कैटर नहीं हो सकता है, ठीक है। मिनिमम स्कैटरिंग एंगल फाई की वैल्यू है 0 और मैक्सिमम फाई की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। तो या तो सीधे, मतलब या तो सीधे जा सकता है, ठीक है, या तो फिर 90 डिग्री तक जा सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है ना। तो जो भी स्कैटरिंग होगी वो इसके अंदर ही होगी, ठीक है। सो दैट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द कम्पटन स्कैटर्ड फोटोन। तो कम्पटन स्कैटर्ड फोटोन मतलब जो फोटोन स्कैटर हो गया है, हमको उसकी एनर्जी निकालनी है। अभी आप लोगों को ध्यान होगा, थोड़ी देर पहले हमने रेशो निकाला था इंसिडेंट फोटोन का और स्कैटर्ड फोटोन का, है ना। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, और आप इसकी मदद से इसे यहाँ लिख सकते हैं ना। और अब आप इससे h का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी। ये क्वांटिटी अल्फा कहलाती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एनर्जी इज नेक्स्ट एग्जांपल 5 इज एज फॉलोज, फाइंड द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इन कम्पटन स्कैटरिंग। फाइंड द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इन कम्पटन स्कैटरिंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो गया है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, देखो इंसिडेंट फोटोन ये है, ये इलेक्ट्रॉन के पास आता है, ये यहाँ पर जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड हो जाता है। अब मेरी बात समझना स्टूडेंट्स, ठीक है, इन दोनों से जो रिमेनिंग एनर्जी बचती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करेंगे इतना मिलेगा। न्यू की जो फ्रिक्वेंसी है, न्यू अभी बताया था ना, अभी ऊपर निकाला था न्यू डैश, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी अभी ऊपर निकाली थी, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इतना हो जाएगा, ठीक है, और ये मिल गई आपको काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। सो यू हैव गॉट दैट। आपको मैंने पहले भी बताया है, इतनी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? अल्फा। तो आप इसको अल्फा भी टर्म्स में लिख सकते हैं ऐसे। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, हमने और क्या किया है? आई थिंक ओके, ठीक है, अच्छा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इट विल गेट सिंप्लीफाई। आपको अल्फा लिखने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, ठीक है, करेक्ट कर लेना। एक्चुअली में ना ये और ये कट जा रहे हैं, ठीक है, और एच न्यू जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको एक्चुअली में इतना बचेगा, यू विल बी लेफ्ट विद दिस मच। आप इसको, ये जो क्वांटिटी है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, तो उसको आपको सही तरह से पुट कर देना है, ठीक है, ओके, सॉल्व कर लेना, इतना मिल जाएगा। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से कुछ डिडक्शंस है हमारे पास, वी हैव सम डिडक्शंस, ठीक है। थीटा अगर आप 0 करते हैं तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम थीटा को 0 कर दें, ठीक है, तो हमें थीटा को 0 करने पर कॉस थीटा जो है वो 1 हो जाएगा, और आप देख पाएंगे इन दैट केस, 1 सेकेंड, देयर इज ए इक्वल टू साइन, ठीक है, यहाँ इक्वल टू का साइन, ठीक है। सो दैट इज जस्ट द
मिस्टेक्स, ठीक है, ऑफ प्रिंटिंग। तो यहाँ पास आप देख लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप अगर थीटा को मतलब अगर आप फॉरवर्ड स्कैटरिंग के बारे में अज्यूम कर रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और टी जो है, ठीक है, 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग में इलेक्ट्रॉन कोई भी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करता है, ठीक है। फोटोन आया सीधे निकल गया बिना टच किए, ठीक है। जब आपका थीटा 180 डिग्री होता है तो कॉस की वैल्यू हो जाती है -1, तो इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। एक बात साफ है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देखेंगे T/h इक्वल टू है 2α/1 + 2α। अब डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये जो क्वांटिटी है दैट इज लेस देन 1, ठीक है। तो आप देखेंगे T इज लेस देन h, मतलब h क्या है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है। तो जो आपका स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन मतलब रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कभी भी इंसिडेंट फोटोन के बराबर नहीं हो सकती है। इसका साफ मतलब ये है कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी, ठीक है, फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कभी भी फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 है ये, सो दैट रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज दिस मच, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में लीव कर देता हूँ, आप लोग इसे खुद से कर लेना, ठीक है। इट्स वेरी इजी, PDF आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, समझा देता हूँ क्योंकि इससे कुछ डिडक्शंस भी हैं, ठीक है। सो देयर आर सम डिडक्शंस फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इतनी होती है, मैंने आपको बताया था। अगर ये आ रहा है फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी T है, इसकी ई से, तो T इक्वल टू होता है E - E, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी में इसकी वैल्यू पुट कर देना, इसे कॉमन निकाल लेना Hc को और LCM ले लेना, इतना आ जाएगा, ठीक है, ओके। हमें कम्पटन शिफ्ट पता है कितनी होती है, तो लैम्डा डैश की वैल्यू इतनी होगी, लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ ऊपर पुट कर देना, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा डेल्टा लैम्डा, ठीक है, और यहाँ लैम्डा डैश की वैल्यू पुट कर देना, इतना आएगा। इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। सो आई विल जस्ट टेल यू, इतना जो पोर्शन है आपका ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। तो इसे डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये मिल जाएगा। सो ये होता है रेशियो, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आगे कुछ रिमार्क्स हैं समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, देखिए T/E ये ठीक लिखा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है और इसकी वैल्यू इतनी है, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल लॉस इन द एनर्जी ऑफ द फोटोन। फोटोन की कितनी फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो आप यहाँ लिखेंगे, अगर आपका लैम्डा की वैल्यू कम हो, अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो कम होगी, डेल्टा लैम्डा है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। अगर लैम्डा छोटा होता है, मतलब अगर हाईली एनर्जेटिक फोटोन है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फ्रैक्शनल लॉस ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि मोर एनर्जेटिक फोटोन्स, ठीक है, लूज मोर एनर्जी। अगर आपका लैम्डा कम होता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा लैम्डा भी कम हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा लैम्डा अगर आपका ये ज़्यादा होता है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होती है, मतलब लेस एनर्जेटिक फोटोन है, तो ये कम हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शनल लॉस कम हो जाएगा। मतलब लेस एनर्जेटिक फोटोन्स क्या हो जाते हैं, कम एनर्जी लूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब अगर वो लेस एनर्जेटिक है, तो वह इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देगा, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये बात समझ रहे होंगे अब, ठीक है, कि रेलिंग स्कैटरिंग में, थॉमसन स्कैटरिंग में, क्योंकि वेवलेंथ छोटी होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी छोटी होती है, इसलिए वहाँ पर मेनली क्या होता है, ऐसी स्कैटरिंग होती है जिसमें वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। सो देयर इज ए स्मॉल इंडिकेशन ऑफ दैट, ठीक है, जो स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल नंबर 9, वाई ए फोटोन cannot deliver all its energy to an electron in Compton effect।
आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ उस रीज़न के। इसका रीज़न तो मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है, कि दिस वाज द रीज़न। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फोटोन की इलेक्ट्रॉन की हमेशा इंसिडेंट फोटोन से कम होती है, तो पहला रीज़न है। अगर आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप ये एज्यूम कर लें, अगर आप एज्यूम कर लें कि इलेक्ट्रॉन फोटोन को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया है और वो मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो फिर गलत हो गया, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो डेरिवेशन थोड़े से लॉन्ग हैं, तो हम इसे नहीं करेंगे, हमने आपको बता दिया कि रिजल्ट क्या है। ठीक है, आप PDF से इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, डेरिवेशन करने का यहाँ पर टाइम अभी नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द कम्पटन इफेक्ट इज एक्सपेरिमेंटली नॉट ऑब्जर्व इन द विजिबल लाइट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बोला गया है कि कम्पटन इफेक्ट जो है, ठीक है, आप विजिबल लाइट में क्यों नहीं ऑब्जर्व करते हैं, आप एक्सरे लाइट ही क्यों यूज़ करनी पड़ती है। आपको पता होगा हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब एनर्जेटिक फोटोन्स इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तभी कम्पटन इफेक्ट होता है। याद है ना आपको, तभी कम्पटन इफेक्ट होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और अगर फोटोन एनर्जेटिक नहीं होगा तो रेलिंग स्कैटरिंग होती है, थॉम्सन होती है, रिजोनेंट होती है। ठीक है, ओके, तो ऐसा क्यों होता है एक्चुअली स्टूडेंट्स। अभी इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो फोटोन कम एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इट लूजेस लेस एनर्जी। अगर आपकी एक क्रिटिकल वैल्यू से अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो जाए, या ये कहें कि अगर फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल वैल्यू से कम हो जाए, तो फिर इलेक्ट्रॉन अपनी, ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को। फोटोन बहुत ही कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है और इस कारण से कोई भी कम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, यहाँ मैं भी दिखा देता हूँ। अगर आप तब भी से देखना चाहें कि कम्पटन शिफ्ट कितनी मिलेगी तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप विजिबल रेडिएशन को लेंगे तो कम्पटन शिफ्ट कितनी मिलेगी बता देता हूँ। देखिए विजिबल रेडिएशन में, देखिए कम्पटन शिफ्ट इतना होता है, कम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू रख दीजिए, इतना हो गया। ठीक है, सो दिस इज दिस मच। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम देख लेता हूँ, थीटा को 180 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 जाएगा। तो ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम विजिबल फोटोन लेंगे तो उसकी वेवलेंथ इतनी होती है, इससे यहाँ से यहाँ के बीच में होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 6000 एंगस्ट्रॉम देती है, हम ज़्यादा ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज शिफ्ट देखेंगे, ठीक है, कि परसेंटेज शिफ्ट कितना है, तो आप देख सकते हैं चेंज इन वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ, ठीक है, इंटू 100%। आप देखिए कितना आ रहा है, बहुत कम है, आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर आप यहाँ आते हैं, ठीक है, इफ़ यू कम टू दिस पॉइंट, ठीक है, अगर हम एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। और अगर आप उसकी वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपको कितना मिलता है, 4%। मतलब ये क्वाइट अप्रिशिएबल है, आप इसे देख पाएंगे। सो कम्पटन इफेक्ट इज प्रोमिनेंट ओनली इन द हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको कम्पटन इफेक्ट नहीं समझ में आएगा। होता तो है बट इतना कम होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कम्पटन इफेक्ट के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। सो द डिफरेंस इज क्वाइट सिंपल। देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है, उसमें जो फोटोन होता है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता, आप बोलोगे हो सकता है। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है। कम्पटन में जो स्कैटरिंग होती है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, इसलिए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, ओके, सो देयर आर some more difference between Compton effect and photoelectric effect, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आप पढ़ सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज द photoelectric effect and that is the Compton effect. Collision is इनइलास्टिक, द कोलिजन इज इलास्टिक। ठीक है, आप देख सकते हो। और भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज, ठीक है, सम फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
यहाँ पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक्सरे की जो एनर्जीज होती हैं, ठीक है, वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, ठीक है। फोटोन इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, फोटोन इज नॉट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, ठीक है। देयर इज नो स्कैटर्ड पार्ट ऑफ द फोटोन, देयर इज स्कैटर्ड पार्ट ऑफ द फोटोन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है जहाँ W वर्क फंक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, जो कि हमने देखा था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन रमन इफेक्ट एंड कम्पटर इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो अभी मैं इसे रोक देता हूँ, ठीक है, इसके आगे नहीं चलेंगे, यहीं तक रहेगा, ठीक है। बट PDF में चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, PDF में सब कुछ लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है यहाँ ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हम यहाँ पर और भी ज़्यादा कंटेंट डालेंगे और ज़्यादा फ्री PDF आप लोगों को देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है, हेल्प करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर।